हूं आपके साथ सलोनी। सप्ताह की सुर्खियों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम विस्तार से बात उन खबरों की करते हैं जो पूरे हफ्ते सुर्खियों में बनी रही होती हैं। तो आज हमारी सुर्खियों में 3 बड़ी खबरों पर बात होगी। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, जिसने इन दिनों राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर रखी है। जी हां, बात अखिलेश और राजभर की दोस्ती में पड़ी दरार की होगी। जो दो लोग हर मंच पर एक साथ दिखते थे, वो एक दूसरे से इस कदर खफा हैं कि मुलाकात तो प्लान होती है लेकिन फिर भी मिल नहीं पाते। फिर बात दूसरी बड़ी खबर की करेंगे, जो कांग्रेस के अस्तित्व से सीधे तौर पर जुड़ी है। आखिर तमाम जद्दोजहद के बावजूद भी कांग्रेस अपने अस्तित्व को क्यों नहीं बचा पा रही है। और फिर आखिरी में बात करेंगे योगी सरकार के 100 दिन के ट्रैक रिकॉर्ड की। 5 जुलाई को योगी 2.0 के 100 दिन पूरे हुए हैं, जिस पर मंत्रियों ने बारी बारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाई। लेकिन हम भी आपको योगी सरकार के उन कामों के बारे में बताएंगे जो 100 दिन में पूरे करने थोड़े मुश्किल थे, लेकिन पूरे किए गए। राष्ट्रपति चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी के खिलाफ विधानसभा चुनाव के दौरान बना समाजवादी पार्टी गठबंधन अब बिखरता नजर आ रहा है। दो दलों के नेता जो विधानसभा चुनाव के वक्त सभाओं में, रैलियों में, मंचों पर एक साथ नजर आते थे, वो अब दूर दूर नजर आ रहे हैं। उपचुनाव में सपा की हार के बाद से ही अखिलेश के खिलाफ ओम प्रकाश राजभर के तल्खी भरे तेवर ये संदेश दे रहे थे कि राजभर और अखिलेश के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब इन दोनों के बीच की तकरार कैमरे पर भी दिख रही है। समय समय पर दोनों एक दूसरे के खिलाफत में बयान दे रहे हैं। एक तरफ राजभर और अखिलेश के बीच की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चाचा शिवपाल भी रह रहकर अखिलेश यादव को खरी खोटे सुना रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शुक्रवार को सीएम योगी के आवास पर एक डिनर पार्टी का आयोजन था, जिसपे सपा विधायक शिवपाल यादव और गठबंधन के सहयोगी सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने पहुंचकर न सिर्फ सबको चौंका दिया, बल्कि भविष्य के गठबंधन की नई सियासत के संकेत भी दिए। वैसे सपा और सुभाषपा के साथ ना चलने के ये संकेत तभी मिल गए थे जब शुक्रवार को सुबह मऊ में राजभर ने कहा था कि पहले अखिलेश अपने चाचा का वोट राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को देकर तो दिखाएं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जातीय आधार वाले छोटे छोटे दलों को जोड़कर मजबूत गठबंधन बनाया था। वो अब धीरे धीरे बिखराव की तरफ बढ़ रहा है। जहां महान दल ने सपा से गठबंधन पहले ही तोड़ दिया था, तो वहीं सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर और अखिलेश यादव की दोस्ती में दरार पड़ती दिख रही है। अखिलेश से बनाई दूरी, राजभर की क्या है मजबूरी? क्या अखिलेश पर राजभर को नहीं रहा भरोसा? अखिलेश को नहीं पसंद आई राजभर की एडवाइस। राजभर लगातार अखिलेश यादव को नसीहतों पर नसीहतें दे रहे हैं। उपचुनाव में हार के बाद राजभर अखिलेश यादव पर तल्खियां दिखा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का भी राजभर पर दो टूक जवाब आ गया है। सपा के सदस्यता अभियान के मौके पर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब अखिलेश यादव से राजभर की नाराजगी को लेकर सवाल पूछा गया, तो अखिलेश ने कहा कि कोई नाराज है तो इस पर मैं क्या कर सकता हूँ। वहीं राजभर के एसी कमरे से बाहर आकर सियासत करने वाले बयान पर अखिलेश ने साफ साफ कहा, समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं। कोई कई बार राजनीति पीछे से ऑपरेट होती है। तो अखिलेश यादव साफ साफ कहते हैं कि आजकल राजनीति पीछे से ऑपरेट होती है, लेकिन पीछे से कौन राजनीति ऑपरेट कर रहा है, ये सवाल जब उठा तो अखिलेश कहते हैं कि कुछ पता नहीं।
शुक्रवार को राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में मुख्यमंत्री आवास पर रात्रि भोज का आयोजन हुआ था, जिसमें शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर भी पहुंचे थे। दोनों के यहां पहुंचने के बाद सियासी गलियारों में हलचल मची ही थी कि शनिवार को शिवपाल ने अपने तेवर दिखाकर अखिलेश यादव को एक बार फिर कड़ी चेतावनी दे डाली। अभी आए थे वो यशवंत सिन्हा जी, परसों आए थे, उसके बावजूद भी हमें नहीं बुलाया गया। किसी विधानमंडल दल की मीटिंग में नहीं बुलाया गया, कोई सूचना नहीं दी जाती। तब मैंने कहा था कि जो भी हमसे वोट मांगेगा, जो हमें बुलाएगा, उसी को हम वोट करेंगे। तो इन्होंने फिर भी समाजवादी पार्टी ने मुझे नहीं बुलाया और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया, डिनर पर बुलाया। बुलाने के बाद वहाँ पर एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू से परिचय कराया। परिचय कराने के बाद उन्होंने हमसे वोट मांगा और जब वोट मांगा तो मैंने उन्हें वोट करने का आश्वासन दे दिया। अब वो हम वोट द्रौपदी मुर्मू को ही करेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर ये पीछे की पॉलिटिक्स कर कौन रहा है और किस ओर इशारा अखिलेश यादव का है। जिस तरह से अखिलेश यादव राजभर को लेकर बोल रहे हैं, उसके क्या मायने निकाले जाएं कि अखिलेश ने भी राजभर से किनारे का मन बना लिया है। लाजमी है कि जिस तरह से लगातार राजभर उपचुनाव के बाद से अखिलेश के खिलाफ बोल रहे हैं, अखिलेश के तेवर के वो खिलाफ है। अपने दम पर नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कृपा पर मुख्यमंत्री बने। माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था 2012। इनके नेतृत्व में जितने चुनाव हुए, 14 हारे, 19 हारे, 17 हारे, 22 हारे, बाई इलेक्शन हुआ, यो हारे, एमएलसी हारे। एक को चुनाव बता दें जो जीते हों। समाजवादी पार्टी अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रही है। जिस पार्टी का मुखिया चुनाव प्रचार में न जाए तो वो पार्टी क्या चुनाव लड़ेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सियासी सफर पर चाचा शिवपाल सिंह यादव और सहयोगी ओम प्रकाश राजभर के गुस्से के बादल मंडरा रहे हैं। शिवपाल और राजभर की जोड़ी रह रहकर अखिलेश को सियासी पाठ पढ़ा रही है और नसीहतें भी दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ राजभर की इस तल्खी के पीछे क्या कहानी है, 2024 आते आते इस पर भी खुलासा हो जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। और अब बात करते हैं विधान परिषद की। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि विधान परिषद में कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं होगा। ये बात कांग्रेस के लिए बेहद चुभने वाली है। परिषद में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं रहेगा। कांग्रेस की हालत पहले से ही खराब थी, लेकिन अब और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार का सामने करने के बाद कांग्रेस का विधान परिषद से भी सफाया हो गया। विधान परिषद में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य दीपक सिंह ही बचे थे। उनका भी कार्यकाल बुधवार को खत्म हो गया। देखा जाए तो स्थिति ना तो कांग्रेस की ठीक है, ना ही बसपा की और ना ही समाजवादी पार्टी की, क्योंकि सपा भी इस वक्त यूपी की सियासत में तमाम चुनौतियों से जूझ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जिस कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्त तक शासन किया, उस कांग्रेस की स्थिति यूपी में ना के बराबर हो गई है। पहले विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की मेहनत 2 सीटों तक आकर सिमट गई। उसके बाद विधान परिषद में ऐसी स्थिति बन गई जो कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा चुभने वाली है, क्योंकि अब विधान परिषद में कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं बचा। बुधवार को 10 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया है। बुधवार को 10 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हुआ। सपा के 6, बसपा के 3 और कांग्रेस के 1 सदस्य थे। अभी तक दीपक सिंह कांग्रेस के इकलौते एमएलसी थे। भाजपा के 2 सदस्यों का कार्यकाल भी खत्म हुआ है, लेकिन केशव देव मौर्य और भूपेंद्र चौधरी
फिर से चुन लिए गए हैं। बड़ा सवाल तो कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर है, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूपी विधान परिषद में कोई भी नहीं होगा। ऐसा ही हाल राज्यसभा में भी है। राज्यसभा में भी यूपी से कोई सदस्य नहीं है। कांग्रेस ने राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी, इमरान प्रताप गढ़ी को जरूर राज्यसभा भेजा, लेकिन ये तीनों अलग अलग राज्यों से भेजे गए हैं। विधान परिषद का 135 साल का पुराना इतिहास है, जिसमें 12 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। हालांकि बीजेपी के 2 सदस्य डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भूपेन्द्र चौधरी वो दोबारा निर्वाचित होकर के विधान परिषद पहुंच चुके हैं, जबकि 10 सदस्यों का कार्यकाल खत्म है, जिसमें दीपक सिंह कांग्रेस से हैं और कांग्रेस अब 0 की संख्या में विधान परिषद में पहुंच चुकी है। हालात कांग्रेस के लिए भी चुभने वाले हैं और बसपा के लिए भी, क्योंकि बसपा की स्थिति कांग्रेस से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। विधानसभा में बसपा का सिर्फ एक ही विधायक है और विधान परिषद में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। 100 सीटों वाली विधान परिषद में फिलहाल क्या तस्वीर है, उसे भी समझिए। कुल 100 सीटों में भाजपा के 75 सदस्य हैं, सपा के पास 9 सदस्य हैं। बसपा का विधान परिषद में 1 सदस्य बचा है। निषाद पार्टी से संजय निषाद, अपना दल एस से आशीष पटेल, जनसत्ता दल से अक्षय प्रताप सिंह, तो निर्दलीय विक्रांत सिंह और अन्नपूर्णा सिंह भी निर्दलीय ही विधान परिषद में हैं। विधान परिषद में 1 सीट निर्दलीय समूह के पास भी है, जबकि 9 पद खाली भी हैं। लेकिन भाजपा ने जिस रफ्तार से विधान परिषद में अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाई है, वो अखिलेश यादव के लिए भी चुभने वाली है। नौबत तो ये आ गई है कि सपा के हाथ से विपक्ष की कुर्सी भी छिन गई है, क्योंकि विधान परिषद में विपक्ष की कुर्सी के लिए 10% सीटें जरूरी है, लेकिन सपा के पास सिर्फ 9 सदस्य ही बचे हैं। यानी विधानसभा हो या विधान परिषद, यूपी में हर जगह भाजपा का ही डंका बज रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन 5 जुलाई को पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों में कई बड़े फैसले किए हैं। यहां तक कि ये भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अधिकारियों के बल्कि मंत्रियों के भी पसीने छुड़वा दिए। योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च को सीएम पद संभाला था और इसके बाद से वो लगातार एक्शन मोड में है। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में फ्री राशन स्कीम को बढ़ाने का योगी का ये फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। इसके बाद सीएम योगी ने सभी विभागों के मंत्रियों को 100 दिन का टारगेट सेट करने के लिए कहा था, जिसे उनके मंत्रियों ने तय समय पर करके भी दिखाया और जनता के आगे अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। आइए जानते हैं 100 दिन में योगी सरकार के लक्ष्य और उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड हमारी इस खास पेशकश में। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 5 जुलाई को दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे किए। अपने दूसरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने बेहद सधी हुई राजनीति के साथ आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा है। यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को लेकर चल रहे योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही विभागों को लक्ष्य बनाकर काम करने को कहा था। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों में कानून व्यवस्था वो मुद्दा रहा जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। आम जनता से लेकर निवेशक हो या पर्यटक, हर कोई कानून व्यवस्था बेहतर चाहता है। पैगंबर मोहम्मद को लेकर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरह से यूपी में हिंसा हुई, उसे काबू करने में योगी सरकार ने काफी सख्ती दिखाई। हिंसा में शामिल कई लोगों पर केस दर्ज किया गया और कई लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया गया। हालांकि सरकार के मुताबिक बुलडोजर की कार्रवाई दूसरे मुद्दों को लेकर की गई है, न कि हिंसा को लेकर। लेकिन हिंसा करने वालों के मन में डर जरूर पैदा हो गया है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों में माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। हर जिले में 10 माफियाओं की लिस्ट बनाई।
मुकदमों से लेकर गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई की गई। यूपी में दारोगा भर्ती प्रक्रिया भी अंतिम चरण में रही। यूपी में पिछले 2 महीनों में मंदिरों और मस्जिदों में लाउडस्पीकर हटाने को लेकर योगी काफी चर्चा में रहे। धार्मिक उन्माद को रोकने के लिए सीएम योगी की इस पहल को काफी सराहा भी गया। यूपी में युद्ध स्तर पर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का काम शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। यूपी में 18 जून 2022 तक 75,000 लाउडस्पीकर उतारे, 57,000 लाउडस्पीकरों की आवाज कम की, 1,32,000 लाउडस्पीकर पर कार्रवाई हुई। सीएम योगी ने यूं तो हर विभाग को 100 दिन का लक्ष्य देकर काम करने को कहा था, लेकिन इस दौरान कुछ काम ऐसे रहे जिनकी चर्चा करना ज्यादा जरूरी है। इनमें सबसे ताजा है योगी सरकार का गरीबों को फ्री राशन की अवधि को बढ़ाना। यूपी में गरीबों को फ्री राशन दिया, 3 महीने के लिए फ्री राशन योजना बढ़ाई। सितंबर तक 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलेगा। विकास की दृष्टि से योगी आदित्यनाथ के पहले 100 दिनों के लक्ष्य में सबसे चर्चित प्रयास ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का रहा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में लखनऊ के आईजीपी में हुए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में यूपी में 80,000 करोड़ के निवेश की नींव रखी गई। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए योगी सरकार द्वारा 100 दिनों में लिए गए बड़े फैसलों के बारे में बताते हैं। हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस मंत्र को अंगीकार किया जिसमें रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिए थे। विगत 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को छठी अर्थव्यवस्था से दूसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करने में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। सरकार बनते ही 100 दिन, 6 महीने और 5 वर्ष का लक्ष्य तय किया गया। किसानों का 1,74,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान किया। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 का आयोजन, 80,000 से ज्यादा का निवेश हुआ। युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश भर में लोन मेलों का आयोजन हुआ। 100 दिन के अंदर 10,000 पुलिस भर्ती के निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया गया। योगी सरकार ने 100 दिन के अंदर अपराधियों और माफियाओं से 844 करोड़ की अवैध संपत्तियां जब्त की। योगी सरकार ने 68,734 अतिक्रमण स्थलों और 76,196 अवैध पार्किंग स्थलों को मुक्त कराया। महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर दी। युवा शक्ति को मजबूत किया, स्मार्टफोन और टैबलेट का हुआ वितरण। 100 दिन के अंदर 5 नए हवाई अड्डों के संचालन एवं प्रबंधन के संबंध में एएआई और प्रदेश सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ। योगी आदित्यनाथ की सरकार भले ही बड़ी तेजी से कई मोर्चों पर काम कर रही है, लेकिन अगले 5 साल में यूपी को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जिस ब्लूप्रिंट की जरूरत है वो अभी भी साफ नहीं दिख रहा है। ऐसे में योगी सरकार के लिए आने वाले दिनों में इस ब्लूप्रिंट को तैयार करना बड़ी प्राथमिकता होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इस बार सप्ताह की सुर्खियों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह कुछ नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।